हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्टर। कैसे हो आप लोग? देखो, आगे बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो हम बात कर रहे थे आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की। तो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए हम लोगों ने बात करी थी नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के विकास की और उनकी संरचना की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। देखो, हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिविजन कर लेते। भाई, पुष्प है, पुष्प में आवश्यक चक्र और सहायक चक्र है। तो सहायक चक्र में तो आते हैं बाह्यदल और उसके बाद दल आता है, और दल के बाद आवश्यक चक्रों की बात करें तो आवश्यक चक्रों में पुमंग और जायांग आता है। तो पुमंग पुष्प का नरजनन भाग होता है और जायांग की बात करें तो जायांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है। अब सबसे पहले हमने पुमंग के बारे में बात करी थी कि ये पुमंग जो होता है, उस पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। और इसी पुंकेसर जो होता है, उस पुंकेसर में परागकोश नामक संरचना पाई जाती है। इसी परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु पृथक पृथक होकर परागकण का निर्माण करते हैं और इसी परागकण से आगे जाकर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जो हमने सीधा साधा उसमें पढ़ लिया था। इस वीडियो में आज हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। अब पहले तो बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो पुष्प आवृतबीजी पादप जो होते हैं, उस आवृतबीजी पादप में पुष्प का अंतिम चक्र मादा जनन चक्र जायांग कहलाता है। और ये जो जायांग होता है, इस जायांग में बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं। और ये जो अंडक होते हैं, ये संयुक्त प्रकार के भी हो सकते हैं और पृथक पृथक भी हो सकते हैं। अगर ये अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसे कहा जाता है संयुक्तांडपी। और संयुक्तांडपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिटूनिया। ठीक है। अगर ये अंडक पृथक पृथक होते हैं तो इसे कहा जाता है वियुक्तांडपी। ठीक है। अब इनसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कुछ पौधों में एक ही पुष्प में होता है, कुछ पौधों में अलग अलग पौधों यानी उसी जाति के अलग अलग मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग पादपों में होता है। ठीक है। तो उभय लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, ये सारी बातें हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की। तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास से पहले हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि पुष्प जो होता है, उस पुष्प का जो अंतिम चक्र जो होता है, जिसे जायांग कहा जाता है, ये जायांग जो होता है वो बहुत सारे अंडकों युक्त होता है। यानी एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर जायांग का निर्माण होता है। ये जो अंडक होते हैं, ये बीजांड को धारण करने वाली एक प्रकार की बीजाणु पर्ण होती है, जिसे कहा जाता है गुरु बीजाणु पर्ण। जैसे मैंने वहाँ पर बात करी थी, नर के लिए हमेशा लघु बीजाणुपर्ण, तो लघु बीजाणुपर्ण वहाँ पर कौन थी? पुंकेसर। और यहाँ पर गुरु बीजाणुपर्ण कौन है? अंडक, जो बहुत सारे एक या एक से अधिक बीजाणु को धारण करने वाली एक प्रकार की बीजाणुपर्ण है, जिसे गुरु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। तो लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणु, तो लघु बीजाणुपर्ण पर पाई जाएगी लघु बीजाणुधानी। याद आया? इसी प्रकार गुरु बीजाणुपर्ण और इस गुरु बीजाणुपर्ण पर पाई जाएगी गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी के रूप में एक प्रकार से बीजांड को कहा जाएगा। यानी बीजांड हमारा क्या हो गया? गुरु बीजाणुधानी, और अंडक क्या हो गया हमारा? गुरु बीजाणुपर्ण। अब इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई हम बात कर रहे हैं जायांग की, जिसे मादा जननांग कहा जाता है। अब ये जो जायांग जो होता है, इसकी एक इकाई कहलाती है अंडक। ठीक है। और इस अंडक के ऊपर पाए जाएंगे बीजांड। ठीक है। तो जायांग तो क्या हो गया? मादा जनन अंग, और अंडक क्या हो गया? गुरु बीजाणु पर्ण, और बीजांड क्या हो गया? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है। अब देखो, जायांग को इंग्लिश में कहा जाता है गायनोसियम, अंडक को कार्पल। ठीक है। बीजांड को ओव्यूल। ठीक है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन मेगा स्पोरोफिल। और इसको कहेंगे मेगा स्पोरेंजिया।
ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, जायांग की। तो जायांग जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग, जैसे ये जायांग पढ़ रहे हैं, और जायांग का मतलब है अंडप पढ़ रहे हैं, यानी ये। और अंडप की बात करें तो अंडप के 3 भाग। सबसे पहला भाग अंडाशय, दूसरा भाग वर्तिका, और तीसरा भाग वर्तिकाग्र। ठीक है। अब जैसे अंडाशय की बात करें तो अंडाशय को कहा जाता है ओवेरी, वर्तिका को स्टाइल, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा। ठीक है। अब ये तीनों भाग मिलकर अंडप या जायांग का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने बताया जायांग जो है वो अनेक अंडपों से मिलकर बनी संरचना है, और इस अंडप को ही गुरु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। और इसी गुरु बीजाणुपर्ण पर किसका विकास होता है, बीजांड का। और बीजांड एक प्रकार की क्या है, गुरु बीजाणुधानी, जिसमें गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और उन गुरु बीजाणु से आगे जाकर क्या बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद। समझ में आया। अब इसको और अच्छा समझने के लिए हम लोग जायांग के डायग्राम की बात करते हैं। तो जायांग के डायग्राम की बात करें तो जायांग के डायग्राम की बात करें तो देखो जायांग कैसा होता है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। देखो ये तो होता है पुष्प व्रंत, ये होता है पुष्पासन, थैलेमस जिसको कहा जाता है, और ये होता है अंडाशय, ओवेरी। ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। देखो सबसे ऊपर कपनुमा जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके द्वारा पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती, उसको वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है। और एक फ्लास्कनुमा गोल अंडाकार जो संरचना होती है वो कहलाती है अंडाशय। तो एक प्रकार से जायांग की संरचना देखें तो एक फ्लास्कनुमा जैसे संरचना बनती है, और इसी फ्लास्कनुमा संरचना को कहा जाता है जायांग। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जैसे जायांग की बात करें तो जायांग में सबसे पहले वाले भाग की बात करें तो जायांग के पूरे भाग का बात करें तो सबसे पहला भाग आता है वर्तिकाग्र, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वर्तिका। निचला जो अंतिम भाग होता है फूला हुआ भाग उसे अंडाशय कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बीजांड होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो देखो मैंने आपको बताया जायांग, अंडप और बीजांड, यानी जायांग में बहुत सारे अंडप होते हैं, उस अंडप के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड। तो देखो अंडप की संरचना की हम लोगों ने बात करी तो अंडप की संरचना में अंडाशय, अंडाशय के ऊपर वर्तिका और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र। अब ये जो अंडाशय वाला जो भाग होता है, इस अंडाशय वाले भाग में विशेष, ये अंडाशय पूरा गोल स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक डिवाइड करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तो होता है बीजांड आसन, और इस बीजांड आसन से लगे होते हैं बीजांड। ठीक है। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये तो बीजांड आसन और ये बीजांड व्रंत, और इस बीजांड व्रंत पे लगा होता है बीजांड। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बीजांड होते हैं, किसी में एक बीजांड, किसी में 2 बीजांड, इस तरीके से। अब बात करते हैं बीजांड की संरचना की। तो बीजांड की संरचना कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बीजांड की संरचना की। तो मैंने आप लोगों को बताया था बीजांड जो है एक प्रकार की बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणुधानी। देखो हमेशा ध्यान रखना, नर के लिए लघु और मादा के लिए गुरु। तो हम क्या बात करें मादा युग्मकोद्भिद की, तो ये इसे क्या कहेंगे, यानी ये जो बीजांड है इसे क्या कहा जा सकता है, गुरु बीजाणुधानी। तो एक प्रकार से गुरु बीजाणुधानी की बात करते हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेनली गुरु बीजाणु जो धानी होती है, यानी बीजांड जो होता है, सामान्यतः प्रारूपिक जो पौधे होते हैं, प्रारूपिक का मतलब होता है टिपिकल, ज़्यादातर पौधों में, यानी ज़्यादातर पौधों में इसकी संरचना गोलाकार होती है। ठीक है। कुछ और जो अपवाद स्वरूप जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की होती है, किसी में अंडाकार होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसका जो मेन पार्ट जो होता है, मुख्य भाग जो होता है, जो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। देखो ये जो गोलाकार भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला भीतर की ओर,
इसे कहा जाता है बीजांड काय, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और बीजांड, ये पूरा भाग तो बीजांड, और बीजांड जिस व्रंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है बीजांड व्रंत। ठीक है, अब देखो बीजांड व्रंत और ये बीजांड, ये पूरा पार्ट तो बीजांड, और ये मृदुद्र कोशिका वाला जो भाग है वो बीजांड का है। तो बीजांड और बीजांड व्रंत, बीजांड जो होता है, इस बीजांड में विशेष प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। इस आवरणों को कहा जाता है अध्यावरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट अगर एक अध्यावरण पाया जाएगा तो एक अध्यावरणीय, यानी ऐसे बीजांड जिनमें एक अध्यावरण पाया जाता है एक अध्यावरणीय। ऐसे बीजांड जिनमें दो पाए जाते हैं द्विअध्यावरणीय। जिनमें नहीं पाए जाते अध्यावरणीय बीजांड कहलाता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के हो गए, एक अध्यावरणीय, द्विअध्यावरणीय और अध्यावरणीय। अब बीजांड के एक स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, यानी विशेष प्रकार की छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है बीजांड द्वार, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और इस बीजांड द्वार का विपरीत भाग जो होता है, यानी विपरीत सिरा जो होता है, उसे कहा जाता है निभाग, इंग्लिश में बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो जो बीजांड काय जो होता है, इस बीजांड काय का भीतरी जो कक्षनुमा भाग होता है, ये पूरा का पूरा कक्षनुमा भाग, इस कक्षनुमा भाग को कहा जाता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, और इसी भ्रूण कोश के अंदर गुरु बीजाणु जनन होगा, और गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप विशेष प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और मैंने इस मादा युग्मकोद्भिद का संरचना पहले से ही बना दिया। तो इस मादा युग्मकोद्भिद में विशेष प्रकार की 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 8 केंद्रक युक्त 7 कोशिकाएं। अब केंद्रक 8 है, कोशिकाएं 7 हैं। समझते हैं कैसे? देखो, जो बीजांड द्वार वाला जो भाग होता है उस पर 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जो ये और ये दोनों जो कोशिकाएं, ये कहलाती हैं सहायक कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ये 2 होती हैं संख्या में, और एक पाई जाती हैं अंड कोशिका, जिसे कहा जाता है एग सेल, और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है अंड समुच्चय, और इंग्लिश में से कहा जाता है एग एपेट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के विपरीत भाग यानी चैलेजा भाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती, जिन्हें कहा जाता है प्रतिव्यासंत या प्रतिमुखी कोशिका, और इंग्लिश में से बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, बीच में आपको दिख रहा होगा कोशिका एक है, लेकिन इसके अंदर केंद्रक 2 हैं। ये बात आगे समझेंगे। पहले इसको देखो कि ये जो सेल होती है इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जैसे ध्रुवीय कोशिका भी कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका, पोलर सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गुरु बीजाणुधानी है, जिसे हम ओव्यूल या बीजांड कहते हैं, उसकी संरचना है। अब आगे बात करते हैं, 2 चीज़ें और हैं, एपिस्थेस और हाइपोस्थेस। अब एपिस्थेस और हाइपोस्थेस क्या होता है? देखो, एपिस्थेस और हाइपोस्थेस की बात करें तो एपिस्थेस की पहले बात करते हैं। दोनों चीज़ें बीजांड काय की कोशिकाओं से संबंधित है। होता क्या है, बीजांड व्रंत और भ्रूण कोश। देखो,
ये तो भ्रूणकोश और ये बीजांडव्रंत, और भ्रूणकोश और बीजांडव्रंत के बीच में क्या आता है? बीजांडकाय। भ्रूणकोश, बीजांडव्रंत, बीजांडकाय। तो भ्रूणकोश और बीजांडव्रंत के बीच में पाए जाने वाली बीजांडकाय की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं और अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर विशेष प्रकार की ग्रंथिल संरचना का निर्माण करती हैं, और ये जो ग्रंथिल संरचना होती है ये विशेष प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करती है, जिससे जो भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूणपोष बनता है उस भ्रूणपोष के विकास को प्रेरित करने का कार्य। तो कुल मिला के भ्रूणपोष के विकास को प्रेरित कौन करता है? एपिस्टेस। अब बात करते हैं हाइपोस्टेस की। हाइपोस्टेस क्या होता है? जो बीजांडकाय जो होता है उस बीजांडकाय की कोशिकाएं, यानी बीजांड के ऊपर बीजांडकाय की कोशिकाएं एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है किसी किसी पौधों के बीजांड में, उसे कहा जाता है हाइपोस्टेस। देखो एक चीज़ और, ये जो बीजांड होता है, बीजांड और बीजांडव्रंत दोनों के संधि स्थल पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है हाइलम। ठीक है, और इस हाइलम के ठीक ऊपर यानी हाइलम के जस्ट नीचे बीजांडव्रंत पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है राफे। और एक चीज और, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक जो बीजांड होता है उसके आधारी भाग पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय उभारनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो उभारनुमा संरचना होती है इसे कहा जाता है सेतु, और ये सेतुक जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्ट्यूलेटर। ये सेतुक या ऑप्ट्यूलेटर क्या होता है? ये बीजांड यानी जब निषेचन होता है तो पराग नलिका को बीजांड द्वार में, यानी जो पराग नलिका होती है उसको बीजांड द्वार में निर्देशित करने का काम करता है कि उसे बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेशित होना है। तो ये एक सेतुक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कुछ कुछ पौधों में पाई जाती है, जैसे लेबिएटी। अब लेबिएटी कुल जो होता है इसमें ये एक तरह से पुष्पीय पादपों वाली फैमिली है, और एनाकार्डियसी जिसमें आम आता है, एकैंथेसी, ये जो सब हैं इन पौधों में ही ये विशेष प्रकार की सेतुक या ऑप्टिलेटर नामक संरचना पाई जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली बीजांड की संरचना की। तो ये बीजांड की संरचना है, और बीजांड की संरचना में हमने मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में बात कर ली। देखो बीजांडकाय के भीतर ये पूरी की पूरी जो संरचना है इसे मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो ये मादा युग्मकोद्भिद बन गया एक प्रकार से, लेकिन अभी हमें बीजांड की संरचना पढ़नी है। बीजांड की संरचना के साथ साथ हम लोगों ने मादा युग्मकोद्भिद की संरचना भी पढ़ ली। अब बात करते हैं कि जो बीजांड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजांड के प्रकारों की बात करते हैं। बीजांड कितने प्रकार का होता है, बहुत अच्छी ट्रिक से हम पढ़ेंगे इसे, और बहुत अच्छा समझ में आएगा कि बीजांड के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओव्यूल के प्रकार, यानी बात करें बीजांड के प्रकारों की तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। और टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम लोग बात करते हैं 6 प्रकार। देखो बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार, इन दोनों के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बीजांड के प्रकारों की। और बीजांड के प्रकारों में हम लोग बात करें तो बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 के 6 प्रकारों को समझते हैं, कैसे होते हैं, किन किन पादपों में पाए जाते हैं, वो बात करते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार जो आता है रिजु, जिसको कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड या रिजु प्रकार के बीजांड में होता क्या है? बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। इसे कहा जाता है रिजु प्रकार का बीजांड या ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड। ये पाया किस में जाता है? पान हुआ, काले मिर्च हुआ, गुलबास हुआ। ठीक है, इन पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आगे बात करते हैं अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। अब आपको सीधा साधा क्या करना है, इन्हीं की स्थिति के आधार पर अगले वाले याद रखने हैं। कैसे समझो, इसको 90 डिग्री के कोण पर घुमा दो। तो 90 डिग्री के कोण पर अगर इसको घुमाएंगे तो बीजांड व्रंत तो ऐसा कैसा रखना है, और इस बीजांड को बीजांड व्रंत के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर घुमा देंगे तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, बीजांड व्रंत तो ये रह गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सिद्ध में आ गए। बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सिद्ध में आ गए, और बीजांड व्रंत इन दोनों के समकोण पर आ गया। तो ये कौन सा हो गया, अर्ध प्रतीप हेमी एनाट्रोपस। आपको इसी फ्लो में याद रखने हैं
इसी तरीके से याद रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। अब इस प्रकार का बीजांड किसमें पाया, तो रेननकुलस जो फैमिली है, प्रिमुलेसी जो फैमिली है, उसमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीसरे प्रकार का बीजांड आता है, इसमें क्या होता है, ये तो 90 डिग्री के कोण पर घुमाया, इसको 90 डिग्री कोण पर घुमाने से ये वाला प्राप्त हुआ। अब इसको 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इन दोनों कोणों के बीच में, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम के बीच के कोण पर घूम जाता है। और घूमने से यानी ये 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो बीच में रह जाएगा, दोनों के बीच की कंडीशन में रहेगा, किसी भी कोण पर रह सकता है। जिसके कारण क्या होता है, ये जो बीजांडकाय होता है, जानते हो आप बीजांडकाय, ये बीजांडकाय वक्रित हो जाता है, और वक्रित होने से बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सिद्ध में नहीं रहते। दोबारा सुनना, इसमें क्या अंतर है, दोनों यानी बीजांड जो होता है बीजांड वृंत के सापेक्ष 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण बीजांडकाय वक्रित हो जाता है, और वक्रित होने से निभाग और बीजांड द्वार जो होता है वो एक सिद्ध में नहीं रहता। समझ में आया? देखो ये है वक्रित कैम्पाइलोट्रोपस। अब बात करते हैं अगले अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। तो अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये सेम टू सेम वक्रित के समान होता है, बस इतना सा फर्क होता है कि जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के साथ साथ बीजांडकाय, उसमें केवल बीजांडकाय वक्रित होता है, यहाँ पर बीजांडकाय के साथ साथ भ्रूण कोश भी वक्रित हो जाता है, इतना ही अंतर है, बाकी सेम टू सेम वक्रित के समान। ठीक है, तीनों चारों समझ में है। अगला आता है, अब यहाँ पर ये इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया, यानी 90 पे घुमाया, 90 को फिर 90 पे घुमा दिया, यानी 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर ये कंडीशन कहाँ गई, नीचे। तो बीजांड वृंत और बीजांड, यानी बीजांड वृंत और बीजांड द्वार दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, और निभाग बीजांड द्वार से विपरीत सिरे पर पहुंच जाता है। यानी इसमें निभाग और बीजांड द्वार तो एक सिद्ध में होते हैं, और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक दूसरे के पास पास होते हैं। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं उन ज़्यादातर फैमिलीज़ में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, यानी अधिकांश 80% आवृत बीजी पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसकी बात करें, अनुप्रस्थ वाले की बात करें तो अनुप्रस्थ वाला अनुप्रस्थ जो बीजांड होता है, अनुप्रस्थ बीजांड की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली और ब्रेसिकेसी फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी ब्रेसिकेसी फैमिली में अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया था। और लास्ट होता है कैक्टेसी फैमिली में जो पाया जाने वाला, नागफनी में पाए जाने वाला बीजांड, इसमें क्या होता है, इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमाया था और इसको घुमा देंगे 360 डिग्री के कोण पर। तो 360 डिग्री कोण पर घुमाने पर वापस उसी कंडीशन में आ गया। लेकिन ये पाया जाता है उन पादपों में जिनमें बीजांड वृंत काफ़ी लंबा होता है। देखो बीजांड में बहुत लंबा होने की वजह से 360 डिग्री कोण पर घूमने पर वापस वही स्थिति आ गई, यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सिद्ध में हैं, लेकिन ये लंबे बीजांड वृंत के कारण कुंडलित प्रकार का या सर्सिनोट्रोपिस प्रकार का हो जाता है, जो नागफनी कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है। और इस प्रकार हमारे ये बीजांड वृंत के जो टॉपिक हैं, यानी बीजांड जो हैं, उस बीजांड के इस प्रकार ये बीजांड वृंत हमारे ख़त्म होते हैं। इस प्रकार हमारे बीजांड के प्रकार खत्म होते हैं। अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी इस बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी गुरु बीजाणुधानी के रूप में काम करता है बीजांड। तो इस गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, और इन गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है, वो बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखो मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखो कैसे होता है, देखो जब बीजाणु का निर्माण होने वाला होता है, उसी समय उस बीजाणु के निर्माण के समय एक कोशिका होती है, प्रसूतक कोशिका, जिसका निर्माण अधस्थ त्वचा से होता है। तो देखो जब बीजाणु का निर्माण होने वाला होता है तो बीजाणु के चारों तरफ दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा और अधस्थ त्वचा। तो इस अधस्थ त्वचा की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होकर सघन जीव द्रव्य युक्त होकर प्रसूतक कोशिका बनाती है, जो बीजांडकाय की कोशिका होती है। इस प्रसूतक कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। इस अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपर की ओर बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और नीचे की ओर बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका तो अध्यावरण का निर्माण करती है,
और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है वो बनाती गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। दोबारा समझो, प्रसूतक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, प्राथमिक भित्ति कोशिका ऊपर की ओर बनी, नीचे की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी। प्राथमिक भित्ति कोशिका से बीजांड के अध्यावरण का निर्माण होता है, एक अध्यावरण या द्वि अध्यावरण, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें होते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। देखो अगुणित हो गया, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। नर युग्मकोद्भिद अगुणित संरचना, मादा युग्मकोद्भिद अगुणित संरचना। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से चेलेजा भाग की ओर के 3 गुरु बीजाणु अपहासित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। अब बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, अब देखो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना मैंने आपको बताया था, 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका नीचे, और मध्य में 2 केंद्रक युक्त 1 कोशिका। अब यही सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। देखो, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ, उससे कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक, ठीक है। दूसरी बार माइटोसिस हुआ, उससे 2 से कितने हो जाएंगे? 4। और तीसरी बार जो माइटोसिस हुआ तो उससे कितने बनेंगे? 8 माइक्रोस्पोर, ठीक है, यानी 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। अब यही 8 केंद्रक जो होंगे वो 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं और 2 बीच में रह जाते हैं। इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। दोबारा समझ लो, सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक तो ऊपर चले जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे, यानी 3 केंद्रक चलेजा भाग की तरफ, 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, यानी 3 तो चलेजा भाग की तरफ और 3 बीजांड द्वार की ओर। ये वही है बीजांड ही है जो हमने पहले बात करी थी, ठीक है। ये तो बीजांड द्वार वाला भाग और ये चलेजा भाग। तो चलेजा भाग की तरफ 3 कोशिकाएं बनती है और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं बनती है, और मध्य में ध्रुवीय कोशिका। तो देखो ये तो कहलाती है एंटीपोडल सेल, ये कहलाती है ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। और ये कहलाती हैं 2 तो सहायक कोशिकाएं जिन्हें सिनर्जिक सेल कहा जाता है, एक अंड कोशिका, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं एक एपरेचर्स, ये अध्यावरण होता ही है, ठीक है। और इस प्रकार ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का निर्माण होता है। अब मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का निर्माण हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो प्रकार का इस प्रकार का जो मादा युग्मकोद्भिद है इसे कहा जाता है पॉलीगोनम, यानी ये किस प्रकार का टाइप है? पॉलीगोनम। तो पॉलीगोनम प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद का टाइप है। तो ये याद रखना कि आवृत बीजीय पादपों में किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, तो पॉलीगोनम प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसके बारे में सबसे पहले पंचानन माहेश्वरी ने बताया, ठीक है। और इस प्रकार हमारे मादा युग्मकोद्भिद का टॉपिक भी खत्म होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं उन दोनों में क्या क्या अंतर है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतरों की। तो देखो, जैसे ये मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो पहला अंतर तो हमारे सामने ये आता है कि इन दोनों का विकास किस किस कोशिकाओं से होता है। जैसा इसकी बात करें, नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होगा, तो हमने पढ़ा था पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश, और परागकोश में पाए जाने वाले पराग कणों से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो किससे विकास होता है? पराग कणों से। और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बीजांड होता है, बीजांड काय की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु। और देखा जाए तो परागकण भी एक प्रकार के क्या है? लघु बीजाणु, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया निर्माण। अब दूसरी बात करें, जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, इसमें पराग नलिका नहीं बनती, इसका प्रकीर्णन होता है,
इसका प्रकीर्णन नहीं होता, यानी परागकण ही तो प्रकीर्णित होकर वर्तिकाग्र पर जाता है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो प्रकीर्णन इसमें पाया जाता है। अब देखो इसमें 3 कोशिकाएं बनती हैं, एक तो कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। इसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 7 कोशिका। 3 तो देखो 3 तो प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल, 3 अंड समुच्चय की, जिसमें से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, और 1 ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इन 3 कोशिकाओं में से जैसे कायिक केंद्रक की बात करते हैं। कायिक केंद्रक तो क्या करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। 2 नर युग्मक में से 1 नर युग्मक जो होता है एक नर युग्मक जो होता है वो अंड समुच्चय की अंड कोशिका से संलयन करता है और इस अंड कोशिका से संलयन करके बनाता है जाइगोट। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो संलयन करता है द्वितीय केंद्रक से, और द्वितीय केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित क्यों बोला? क्योंकि द्वितीय केंद्रक में 2 नर युग्मक तो यानी 2 केंद्रक तो पहले से होते हैं, एक केंद्रक नर युग्मक का तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है और यही क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। तो द्विनिषेचन कैसे हो रहा है? एक नर युग्मक ने अंड कोशिका से संलयन किया और दूसरे नर युग्मक ने किससे संलयन किया? भ्रूणपोष से, और भ्रूणपोष से संलयन करके एक नर युग्मक ने अंड कोशिका से संलयन किया और दूसरे नर युग्मक ने एक नर युग्मक ने तो अंड कोशिका से संलयन किया और दूसरे नर युग्मक ने द्वितीय केंद्रक से संलयन किया और द्वितीय केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण किया। तो अंड कोशिका संलयन करने वाले ने जाइगोट बनाया और द्वितीय केंद्रक से संलयन करने वाले नर युग्मक ने भ्रूणपोष का निर्माण किया, और ये पूरी की पूरी संरचना ही आगे जाकर बीज का निर्माण करती है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे निषेचन। यहाँ तक हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के विकास और संरचना के बारे में बात करी थी। अब देखो और समझ लो थोड़ा सा, तो ये तो हो गई ये वाली बात। अब इसको अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे 3 तो प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासन कोशिका, और यहाँ पर अंड समुच्चय जिसमें से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका और ये द्वितीयक केंद्रक। अब जब पराग नलिका आती है तो बीजांड द्वार से प्रवेश कर यहाँ पर 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके जाइगोट बनाता है और एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करके एक और केंद्रक, इसमें तो 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है। निषेचन कितनी बार? 2 बार। एक बार तो इस कोशिका से नर युग्मक संलयन करा, एक बार इस कोशिका से, तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, ये सारी क्रिया, क्योंकि 3 केंद्रकों का संलयन तो ये तो कहलाएगा त्रिक संलयन, और 2 बार निषेचन हो रहा है जिसे कहेंगे द्विनिषेचन। ठीक है, और इस प्रकार ये संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है और पौधे में बीज का विकास होगा और बीज से फल का, बीजांड जो फल होगा उसका निर्माण होगा, तो अंडाशय से फल का निर्माण होगा और बीजांड से बीज का निर्माण होगा। इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखो फ्रेंड्स, आप लोगों से इतना सा अनुरोध है कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल हमें आप लोगों के सपोर्ट से मिलेगा, तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें किसी भी टॉपिक पर, जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि उन्हें बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय लगता है। देखो ये सब सुविधा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मेहनत को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखने का प्रयास करें कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से, सुचारू रूप से चालू रखें और
जो भी हो रहा है अभी के एनवायरनमेंट पे, जो भी हमारे सामने जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के सामने हम कैसे डटकर मुकाबला कर सकते हैं, ये चीज़ हमें सिखाती है कि हम कभी नहीं हारेंगे। तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक या उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो अभी पढ़ाई से वंचित हैं और जो चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए।